नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी द्वारा लिखा गया एक मनोरंजक उपन्यास ऑल पिन का खिलाड़ी पार्ट 2। यह फाइल कैसे ले आया? वहां तो करंट है, रघुनाथ बोला। मालूम नहीं, ठाकुर साहब फुसफुसाए। वास्तव में विकास के हाव भाव से तनिक भी जाहिर नहीं हो रहा था कि वह चोर है, क्योंकि चोर तो चोरी करने के पश्चात जल्द से जल्द भागने का प्रयास करता है, जबकि विकास लापरवाही से चलता हुआ मेन रोड पर आ गया। अभी इसे पकड़ने का प्रयास न होगा, अभी सिर्फ इसका पीछा किया जाए ताकि इसके साथ ब्लैकमेलर भी पकड़ा जा सके। ठाकुर साहब ने फुसफुसाकर रघुनाथ से कहा और बिना किसी आहट के विकास का अनुकरण करते रहे। विकास कुछ देर तक तो पैदल ही चलता रहा, फिर एक अंधेरी झाड़ी के पीछे से उसने कार निकाली और स्वयं ड्राइव करके बढ़ा। ठाकुर साहब व रघुनाथ लगातार उसके पीछे थे। वे बड़ी सावधानी के साथ विकास का पीछा कर रहे थे। किसी मोड़ पर उसकी कार कुछ देर के लिए आंखों से ओझल हो जाती, वरना विकास की कार की बैक लाइट उन्हें दृष्टिगोचर हो रही थी। वैसे ठाकुर साहब की जीप की हेडलाइटें ऑफ थी और उस समय वे दोनों बुरी तरह चौंके जब वे एक मोड़ पर मुड़े और दूर दूर तक विकास की कार का कहीं पता न था। सामने से एक ट्रक उसके पास से निकला, लेकिन विकास की कार का कहीं पता न था। वे विकास के तुरंत बाद ही मोड़ पर मुड़ गए थे और इन्हीं क्षणों में विकास की कार गधे के सिर से सींग की भांति सड़क से गायब थी। कुछ देर तक वे विकास की तलाश में सड़क पर भटकते रहे, लेकिन कोई नहीं। ठाकुर साहब के चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध के मिले जुले भाव थे। अब उनका रुख उसी गुप्त इमारत की तरफ था और तब जबकि वे ऐसे कमरे में पहुंचे तो करंट लगातार चालू था। उन्होंने करंट का कनेक्शन ऑफ करवाया और वे दोनों अंदर दाखिल हो गए और जैसे उनके पैरों के नीचे से धरती खिसक गई हो, वे दोनों ही बुरी तरह चौंके। आश्चर्य की बात थी कि फाइल नंबर 14 अपने स्थान पर सुरक्षित थी। रघुनाथ, ठाकुर साहब किसी भय से चीखे। कमरा नंबर 12 कहने के साथ ही उन्होंने एक जंप लगाई और कमरा नंबर 12 के पास पहुंचे तो जैसे उनके होश उड़ गए। उनकी दृष्टि एक खाली अलमारी पर जमी थी। क्या हुआ सर? रघुनाथ भी दौड़ कर आया। विकास बहुत चालाक है रघुनाथ। क्यों सर? असली फाइल वह ले गया। क्या मतलब? उछल पड़ा। मतलब यह है कि मैंने असली फाइल यहाँ रख दी थी और वहां नकली फाइल रखकर करंट चालू कर दिया था, ताकि अगर वह किसी तरह ले भी जाए तो नकली ही ले जाए। लेकिन सर, यह बात विकास को कैसे मालूम हो गई? कहा नहीं जा सकता। ठाकुर साहब व रघुनाथ परेशान हो उठे और फिर ठाकुर साहब ने रघुनाथ को आदेश दिया। रघुनाथ, आशा तो नहीं है कि विकास अब कोठी पर आएगा, फिर भी तुम वहां कुछ आदमी तैनात कर दो। जैसे ही विकास आए तुम उसे गिरफ्तार कर लो और अगर भागने का प्रयास करे तो उसे गोली मार सकते हो। सर, रघुनाथ आश्चर्य से बोला। यह मेरा आदेश है, ठाकुर साहब ने दृढ़ शब्दों में कहा। यस सर, रघुनाथ ने कहा और 6 सिपाहियों को लेकर अपनी कोठी पर पहुंच गया। अभी वह बाहर ही था कि विकास के कमरे की बत्ती जली। वह उसी तरफ बढ़ा, तभी लॉन में खड़ी उसने वही कार देखी जिसमें विकास फाइल चुराकर भागा था। उसने यह भी नोट किया कि कार यहाँ अभी आई है, क्योंकि एक टायर कहीं भीग जाने के कारण निशान बन गए थे। अतः वह फुर्ती के साथ आगे बढ़ा और विकास के कमरे में पहुंच गया। अरे डैडी, आप इस समय यहाँ? और फिर सिपाहियों की तरफ देखकर बोला, और वह भी बारातियों के साथ? क्या बात है, कुछ गड़बड़ है क्या? विकास, बकवास बंद करो। पहले तुम शराफत से अपने आप को मेरे हवाले कर दो। क्या मतलब डैडी? चौंका विकास। मैं कुछ समझा नहीं। हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं विकास। विकास अभी कुछ बोलने ही जा रहा था कि रघुनाथ ने एक कांस्टेबल को विकास के हाथ में हथकड़ियां पहनाने का आदेश दिया और तब जबकि कांस्टेबल हथकड़ी लेकर विकास के निकट आया, बिजली सी कौंधी और कांस्टेबल हवा में लहराता हुआ नजर आया। विकास का शक्तिशाली घूंसा उसके जबड़े पर पड़ा था। अगले ही पल रघुनाथ के हाथ में रिवॉल्वर चमक रहा था और इस समय विकास हवा में लहराता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। रघुनाथ ने रिवॉल्वर सीधा किया और विकास पर फायर कर दिया, लेकिन गोली दरवाजे से टकराई, क्योंकि तब तक विकास बाहर निकल चुका था
और दरवाजा बाहर से बंद कर चुका था। यह सब पलक झपकते ही हो गया था। दरवाजा तोड़ दो, रघुनाथ दहाड़ा। लेकिन जब तक दरवाजा टूटा, विकास अपनी ब्राउन कार संभालकर काफी दूर निकल गया। न जाने कैसे ये काली ऑस्टिन वाले उसके पीछे लग गए, जिनकी लाशें इस वक्त उसके चारों तरफ पड़ी थी। और इस समय वह बड़ा जा रहा था कि वह घटना घटित हो गई और परिणाम स्वरूप उसके चारों ओर 5 लाशें पड़ी हुई थी। और ये सब पिछली घटनाएं विकास की आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूम रही थी। उसने अपने सिर को झटका दिया और विचारों से बाहर आकर उन 5 व्यक्तियों वाली काली ऑस्टिन में बैठा। और अब उसका रुख ब्लैक बॉय की तरफ था। तब जबकि विकास ने गुप्त भवन के साउंड प्रूफ कमरे का दरवाजा खोला तो वह आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि उसका ख्याल था कि ब्लैक बॉय इस समय सो रहा होगा, जबकि उसकी आशा के विपरीत अपने कमरे में बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था। विकास को देखकर वह बोला, मुझे मालूम था विकास कि तुम यहाँ आओगे, क्योंकि तुमने फाइलों की चोरी की है और पुलिस को धोखा देने का प्रयास कर रहे हो। और विकास, मुझे भी ऊपर से यही आदेश मिला है। यह आप क्या कह रहे हैं अजय अंकल? मैं मजबूर हूँ विकास। और ब्लैक बॉय के इस जवाब के साथ ही विकास के दिमाग को एक झटका लगा, क्योंकि जवाब के साथ उसने फुर्ती के साथ रिवॉल्वर भी निकाल लिया था, जिसका रुख उसकी तरफ ही था। क्या इरादे हैं अंकल? तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। आप समझें या न समझें, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अंकल, विकास गुर्राया, मैं मुजरिम नहीं, मैंने कोई फाइल नहीं चुराई है। और यह मैं समझ चुका हूँ कि मुझे किसी जाल में उलझाया जा रहा है। अगर मैंने खुद को आपके हवाले कर दिया तो दुश्मन की जीत हो जाएगी। विकास, अब तो सीक्रेट सर्विस की बर्बादी हो ही गई है। जिस देश के तुम जैसे सीक्रेट एजेंट ही गद्दार हों, उस देश का क्या होगा? विकास कुछ नहीं बोला। उसने छलांग ब्लैक बॉय पर लगाई, लेकिन ब्लैक बॉय असावधान नहीं था। वह एक तरफ को हट गया। विकास मुंह के बल फर्श पर गिरा। ब्लैक बॉय ने अच्छा मौका समझकर फर्श पर पड़े विकास पर जंप लगा दी, लेकिन विकास फुर्ती के साथ करवट ले चुका था। अतः ब्लैक बॉय भी मुंह के बल खाली फर्श से टकराया और इस बार विकास ने दरवाजे की तरफ जंप लगाई, लेकिन तभी मुंह के बल फर्श से टकराया, क्योंकि फर्श पर पड़े पड़े ब्लैक बॉय ने विकास की एक टांग पकड़ ली थी। ब्लैक बॉय फुर्ती के साथ उठा। इससे कहीं अधिक फुर्ती इस बार विकास ने दिखाई और जूते की एक जोरदार ठोकर ब्लैक बॉय के मुख पर रसीद की। वह गिरा, लेकिन फुर्ती के साथ पलटा, परंतु इस बार उसे ठिठक जाना पड़ा, क्योंकि विकास अब रिवॉल्वर निकाल चुका था, जिसका रुख उसी की तरफ था। विकास के मुख पर कोई विशेष भाव न थे। ब्लैक बॉय को आगे बढ़ता देखकर वह बोला, नहीं नहीं अंकल, आगे मत बढ़ो, मैं फायर करने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। ब्लैक बॉय जहां था वहीं ठिठक गया। हाँ तो अंकल, अब हम चलते हैं, लेकिन याद रखना, अगर मैं खुद को आपके हवाले कर देता तो दुश्मन की चाल कामयाब हो जाती, विकास ने कहा और दरवाजा खोलकर बाहर गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और भाग गया। ब्लैक बॉय बेचारा हाथ मलता रह गया। अगले दिन सुबह रघुनाथ की मोटरसाइकिल सीधी विजय की कोठी के अंदर रुकी। विजय के कमरे में दाखिल होने पर उसने देखा कि वह बेड पर लंबी चादर ताने सो रहा था। रघुनाथ अपने दिमाग में उसे जगाने का विचार लेकर उसके पलंग की तरफ बढ़ा, किंतु जैसे ही वह पलंग पर झुका, क्या बात है बे सरकारी सांड? विजय की आवाज सुनाई पड़ी। रघुनाथ चौंका और बोला, तुम जाग रहे हो? हमारे ज्ञान नेत्र हमेशा खुले रहते हैं बच्चा। उसी तरह खुद को कपड़े से ढके विजय किसी महात्मा की तरह बोला, बोल, किस दुविधा में है? वैसे हमारे पास सब लोगों का एक ही इलाज है, अनारकली की कब्र की मिट्टी। तू जानता है बच्चा कि अनारकली प्रेम शहीद है। प्रेम करने के जुर्म में उसे अकबर ने दीवार में चिनवा दिया था। आजकल उस दीवार के ऊपर एक अनार का पेड़ उगाया है। उस पेड़ से अनार की एक कली और दीवार से एक चुटकी मिट्टी लेकर दोनों को पीस लो। सुबह शाम 3 खुराक खाने से किसी भी इंसान की कोई भी दुविधा बिना किसी सुविधा के खत्म हो जाती है। यह क्या बकवास है विजय? रघुनाथ चिल्लाया। अभी विजय कुछ कहने ही जा रहा था कि रघुनाथ ने वह चादर खींच ली जिसे विजय ओढ़े पड़ा था। चादर खींचते ही वह चीखता हुआ
उठकर बैठ गया और बोला, करवा दिया ना बेटा सारे दिन का व्रत। मेरी बात तो सुनो विजय, रघुनाथ ने कहा, विकास बर्बाद हो रहा है, तुम उसे आबाद कर दो, उसे अनारकली की मजार। विजय, झुंझला उठा रघुनाथ, मजाक मत करो। सुनो, भारत की गुप्त फाइलें विकास ने चुराई हैं। चौंका विजय, लेकिन वह विजय ही क्या जो दिल के भाव जाहिर कर दे। बोला, वो साला है ही चोट्टे की औलाद। रघुनाथ का दिल चाहा कि वह अपने बाल नोच डाले। उसे उम्मीद थी कि विजय उसका उपरोक्त वाक्य सुनकर चौंक पड़ेगा, लेकिन विजय को अपनी बातों में फिर भी दिलचस्पी न रहती देखकर वह बोला, विजय सुनो तो। चलो प्यारे, सुन लेते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे। विजय जल्दी ही पटरी पर आता हुआ बोलो, क्या हुआ। भारत की गुप्त फाइलें विकास ने चुराई हैं। रघुनाथ जल्दी से बोला, वो तो हम सुन चुके हैं प्यारे। विजय ने कहा, ये बताओ कि ऐसी गुप्त बात तुम्हें कैसे मालूम। जवाब में रघुनाथ ने उसे सब कुछ बता दिया। सुनने के बाद न चाहते हुए भी विजय को थोड़ा गंभीर होना ही पड़ा। बोला, इसका मतलब यह हुआ प्यारे कि दिल जले ने बाल ब्रह्मचारी रहने की हमारी शिक्षा की मिट्टी पलीत करके लड़की से इश्क लड़ाया और लड़की ने उसे चुकंदर बना दिया। यानी अब उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, और वो हो भी रहा है, यानी कि फाइलें चुरा रहा है। हाँ विजय, लेकिन यकीन नहीं आता कि हमारा दिल जला ऐसा कर सकता है। विजय ने कहा, जो 56 छुरी से आत्महत्या कर सकता है, लेकिन देश की फाइलें किसी कीमत पर दुश्मनों को नहीं दे सकता। हम भी ऐसा ही समझते थे विजय, लेकिन मैंने और ठाकुर साहब ने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो तो हम सुन चुके हैं प्यारे, विजय ने कहा, लेकिन हमें फिर भी यकीन नहीं आता। मुमकिन है कोई विकास को फंसा रहा है। यह कहते कहते ही विजय को अचानक जैसे कुछ याद आया। वह एकदम नारा सा लगाकर चीखा, वो मारा चटनी वाले को। अब हम समझ गए कि ये क्या चक्कर है। रघुनाथ उसे आश्चर्य से घूरता हुआ बोला, क्या चक्कर है, अभी बताते हैं प्यारे। कहते हुए विजय ने गद्दे के नीचे से एक पत्र निकालकर उसे पकड़ाया और बोला, यह पत्र अपने धनुष्कार का है, जो कल ही हमें मिला है। इसे पढ़ लो, मामला समझ में आ जाएगा। रघुनाथ ने वह पत्र पढ़ा। पढ़ने के बाद बोला, तुम्हारा मतलब यह है कि विकास के ये दुश्मन जिनकी कैद में धनुष्कार है, विकास के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, या असली मुजरिम विकास की जान के यही ग्राहक हैं। ऐसा ही लगता है प्यारे तुला राशि, विजय ने कहा। विकास को फंसाकर आसानी से उसकी हत्या कर डालने की यह उनकी एक चाल भी हो सकती है। मुमकिन है कि जिसे तुमने चोरी करते पूज्य पिताजी ने लवलीना से बात करते देखा है, वह विकास नहीं, विकास के मेकअप में कोई और हो। मुमकिन है यह चाल विकास को हम सबकी निगाहों से गिराने के लिए चली गई हो। रघुनाथ के दिमाग को जैसे एक झटका सा लगा, किंतु तभी वह बोला, नहीं, यह नहीं हो सकता। यह तुम किस आधार पर कह सकते हो। अगर बात सिर्फ यही तक होती कि हमने विकास को चोरी करते अपनी आंखों से देखा है, तो यह बात मान भी सकते थे कि वह विकास न होकर विकास के मेकअप में कोई और होगा। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। फाइलों की चोरी होने वाले स्थान से जो फिंगरप्रिंट्स हमें मिले हैं, वे विकास के ही हैं। हमने विकास के पुराने फिंगरप्रिंट से उन निशानों को मिलाया है। दोनों निशानों में कोई अंतर नहीं है। बोलो, क्या अब भी तुम ये कह सकते हो कि वह विकास नहीं था। इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा है प्यारे, विजय कुछ सोचता हुआ बोला। इसका मतलब चक्कर गहरा है। यह कहने के बाद विजय कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, मुमकिन है प्यारे तुला राशि कि विकास के इन दुश्मनों ने ही, जिसका हवाला धनुष्कार ने इस पत्र में दिया है, यह जाल फैलाया हो। मुमकिन है कि ब्लैकमेलर भी यही हो। इन्होंने लवलीना के चक्कर में फंसाकर लड़के को कहीं का ना छोड़ा, लेकिन समझ में नहीं आता कि दिलजला इसके चक्कर में कैसे आया। विजय, अब किसी तरह विकास को इन ब्लैकमेलरों के शिकंजे से बचाओ। जा बच्चा, हम वचन देते हैं अपने दिल जले को बचा लेंगे। इस तरह कुछ अन्य बातों के बाद रघुनाथ वहां से चला गया। अभी उसे गए कठिनता से 2 मिनट गुजरे होंगे कि उसके प्राइवेट फोन की घंटी खनखना उठी। उसने रिसीवर उठाया और बोला, हेलो सर, पवन स्पीकिंग। दूसरी तरफ से अजय की आवाज। रोकता कौन है, बोले जाओ प्यारे। सर विकास।
अभी दूसरी तरफ से ब्लैक बॉय कुछ कहना ही चाहता था कि गुरु। विजय के कानों में विकास की आवाज सुनाई पड़ी। विजय समझ चुका था कि ब्लैक बॉय दूसरी ओर से क्या कहने जा रहा है, अतः उसने तुरंत रिसीवर क्रेडिल में रखा और विकास की ओर घूम गया। सामने विकास खड़ा था। इस वक्त वह खूनी नजर आ रहा था। विजय जान गया। वह जानता था कि ऐसे भाव विकास के चेहरे पर तभी आते थे जब वह खूनी हो उठता था। विजय वहीं से बोला, आओ प्यारे दिल जले। गुरु। विकास के मुंह से एक ठंडा सा ही स्वर निकला, तो क्या आप भी मुझे उन फाइलों का चोर समझते हैं? अजी हमारी क्या मजाल प्यारे दिल जले, जो हम तुम्हारे बारे में ऐसा सोचें। विजय ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि ब्लैकमेलर ने तुम्हें मजबूर कर दिया है। इसका मतलब गुरु कि आप भी मुझे मुजरिम समझते हैं। दो आदमियों के फिंगरप्रिंट्स कभी नहीं मिला करते प्यारे। ठीक है गुरु, आप भी यही सोचो। विकास गुर्राया, मैं ही फाइलें चुराने वाला देशद्रोही मुजरिम हूँ। मैंने लवलीना से मोहब्बत की, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है और मैं ही चोर हूँ। लेकिन प्यारे, उस ब्लैकमेलर की चटनी बनाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। विजय ने कहा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है गुरु। घायल शेर की तरह दहाड़ उठा विकास। किसी की जरूरत नहीं है आपके बच्चे को। मैं मुजरिम ही सही, देशद्रोही और गद्दार ही सही। सुनो गुरु, जा रहा हूं मैं। अब मुझे देश का दुश्मन ही समझना। फाइलें तो नहीं चुराई, लेकिन अब जो कुछ कर डालूं कम है वो। लो, चल दिया आपका बच्चा। अबे अबे, कहाँ चले दिल जले, हम तुम्हें इस तरह नहीं जाने देंगे। गुरु, गुर्राया विकास। विकास को न तो आज तक कोई रोक सका और न रोक सकेगा। मुझे रोकने की कोशिश बेकार है। मैं जा रहा हूँ। याद रखना, आज से विकास एक मुजरिम है। कहते ही एकदम दरवाजे की तरफ मुड़ गया था विकास। रुको बेटा दिल जले, तुम्हारे लिए अपने तुला राशि सरकारी कंगन लिए घूम रहे हैं। किसी देश की सरकार अभी वो हथकड़ी नहीं बना पाई है गुरु, जो विकास के हाथ में आ सके। कहता हुआ विकास विजय की तरफ मुड़ गया। देखा, विजय के हाथ में रिवॉल्वर था। बोला, हम तुम्हें वो हथकड़ी दिखाएंगे। रहने दो गुरु, अपमान मत कराओ अपना। विकास कुर्राया, हटा लो यह रिवॉल्वर। तुमने रोकने की कोशिश की और विकास को रोक न सके तो अपमान होगा तुम्हारा। फेंक दो इस खिलौने को। ले लो प्यारे। कहने के साथ विजय ने हाथ में रिवॉल्वर फेंकने के अंदाज में उठाया, किंतु असल में उसने दबाया था ट्रिगर। मगर आश्चर्य, घोर आश्चर्य, न कोई धमाका न गोली। विजय ने देखा था कि कुछ ही पल पूर्व विकास का हाथ हवा में लहराया। विजय यह नहीं देख सका था कि अपना हाथ हवा में लहराकर उसने क्या किया था, किंतु उस समय चकराया वह जब रिवॉल्वर को बेकार पाया। उसने गौर से रिवॉल्वर की ओर देखा। गरारी पर नजर पड़ी तो माथा ठनक गया विजय का। गरारी में फंसा हुआ छोटा सा ऑल पिन वह स्पष्ट देख रहा था। इसी ऑल पिन की वजह से ट्रिगर ठीक से नहीं दब पाया था। वह कुछ ही देर पहले विकास के हवा में लहराते हाथ का मतलब समझ गया था। आपका बच्चा ऑल पिन का खिलाड़ी है गुरु, विकास ने मुस्कुराते हुए कहा। यह तो रिवॉल्वर है। अपने इस छोटे से ऑल पिन से बड़ी बड़ी तोपों को भी मैं बेकार कर सकता हूँ। लेकिन यह तो बताओ तुम प्यारे दिल जले कि ये ऑल पिन फेंकने की कला सीखी कहाँ से? है मेरे भी एक गुरु, वे ऑल पिन के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। मैं तो उनका तैयार किया हुआ एक अदना सा ही खिलाड़ी हूँ। न न न, गुरु ऑल पिन के उस सबसे बड़े खिलाड़ी का पता मत पूछना, वरना मेरी क्या खासियत रह जाएगी। फिर आप भी ऑल पिन के एक खिलाड़ी बन जाएंगे। लेकिन प्यारे, हमने तो तुम्हें अपने सारे ही दाव। कहते हुए उसने बड़ी सफाई के साथ गरारी पर से ऑल पिन को हटा दिया, किंतु विकास की नजर पड़ गई थी। वह विजय का इरादा भांप गया। वह समझ गया कि गरारी से ऑल पिन हटते ही अब गुरु उस पर फायर करने वाले हैं। लेकिन वह कमाल था विकास का। उसकी उंगलियों से निकलकर एक और ऑल पिन हवा में लहराया, मगर दूसरी ओर उसका गुरु था विजय। उसने भी विकास की हरकत का ऐसा जवाब दिया कि विकास भौचक्का रह गया। उसने रिवॉल्वर से विकास पर फायर नहीं किया था, बल्कि विकास के ऑल पिन के जवाब में गरारी से निकला ऑल पिन ही फेंका था। दो नन्हे से ऑल पिन हवा में टकराए और न सुनाई देने वाली आवाज करके फर्श पर गिर गए। विकास अवाक। कहो बेटा दिल जले, क्या तुम ही ऑल पिन के खिलाड़ी हो?
विजय ने कहा। मान गया गुरु, आप भी गुरु हैं, विकास ने कहा और तीसरा ऑलपिन फेंक कर दरवाजे की ओर जंप लगाता हुआ चीखा। ऑलपिन का खिलाड़ी मैं ही नहीं बल्कि आप भी हैं। जैसे ही विकास ने भागने के लिए दरवाजे की ओर जंप लगाई, विजय ने ट्रिगर दबाया, किंतु बेकार, एक और ऑलपिन गरारी में फंसा था। आंधी तूफान की तरह भागता हुआ विकास गायब हो चुका था। विकास के चेहरे पर थोड़ा परिवर्तन था। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे तथा बाल घुंघराले थे और इस समय वह अशोका पैलेस के कमरे में ठहरा हुआ था। पहले उसने आराम से खाना खाया और फिर टैक्सी लेकर अपनी कोठी की तरफ चला। वह देखना चाहता था कि अब भी उसकी कोठी घेरे में है अथवा नहीं, और जब गाड़ी उसकी कोठी के निकट से गुजरी तो उसकी तीक्ष्ण दृष्टि नोट कर चुकी थी कि उसकी तमाम कोठी ही पूरी तरह से घेरे में थी। उसके होठों पर मुस्कान उभर आई। सहसा विकास ने टैक्सी की रफ्तार में तीव्रता महसूस की। टैक्सी इस समय सुनसान मार्ग से गुजर रही थी। क्यों प्यारे लाल, इतनी फुर्ती क्यों दिखा रहे हो? ड्राइवर से बोला विकास। सर, पीछे वाली ऑस्टिन हमारा पीछा कर रही है। विकास ने चौंक कर पीछे देखा। वास्तव में ड्राइवर का कथन सत्य था। लाल ऑस्टिन की चाल उनकी टैक्सी से भी तेज थी और क्षण प्रतिक्षण उनके निकट आती जा रही थी। विकास ने गर्दन सीधी की और अभी कुछ कहने ही जा रहा था कि ड्राइवर चीखा, बचो विकास। विकास ने एक क्षण भी व्यर्थ न किया। दरवाजा खोलकर वह हवा में लहरा गया, लेकिन ड्राइवर तो मानो विकास से भी अधिक फुर्तीला था। वह विकास से कुछ पहले ही कूद गया था और तभी एक तेज धमाके ने कानों के पर्दों को हिलाकर रख दिया। टैक्सी के पुर्जे लहरा उठे। यह एक दस्ती बम का प्रभाव था जो पिछली लाल ऑस्टिन से बिल्कुल सच्चे निशाने पर फेंका गया था। वे दोनों सड़क की एक घनी व लंबी झाड़ियों में गिरे। तभी विकास ने अपने से कुछ दूरी पर गिरे ड्राइवर को देखा तो हैरान रह गया। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। यह कौन है? एक प्रश्नवाचक चिन्ह विकास के दिमाग में बन गया। ड्राइवर ने विकास को मेकअप में होने पर भी उसे वास्तविक नाम से पुकारा था, लेकिन यह समय सोचने का नहीं था। उसने रिवॉल्वर निकाला और एक तरफ को रेंग गया। तभी लाल ऑस्टिन वहां आकर रुकी तथा 5 गनधारी बाहर आए। धाएं! तभी ड्राइवर के रिवॉल्वर ने शोला उगला। उनमें से एक गिरा। शेष चारों कार की बैक में हो गए। तभी चारों की मशीन गनें गरजी। निशाना था ड्राइवर। विकास ने समझा ड्राइवर की छुट्टी हो गई, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि वह ड्राइवर अपने स्थान से गायब था। गोलियां सिर्फ धरती में धंसकर रह गई। विकास ने भी समय व्यर्थ न किया और एक लंबा चक्कर लेने लगा। उसका इरादा काफी खतरनाक था। वे चारों काफी सतर्कता के साथ बैठे उधर ही निहार रहे थे। सहसा एक फायर की आवाज के साथ उनमें से एक चीख कर तड़पने लगा। गोली उसके पीछे से चलाई गई थी। वे तीनों भी कम फुर्तीले नहीं थे। उन्होंने तेजी के साथ कार का दरवाजा खोला और अंदर आते ही बंद कर लिया। तभी उनकी मशीन गनें गरजी। गोलियों की बौछार बाईं तरफ खड़े ड्राइवर पर थी। इस तरफ पत्थर ही थे। गोलियों की बौछार के साथ ही ड्राइवर का शरीर हवा में करीब 3 फुट ऊंचा लहराया और एक विशाल पत्थर की बैक में विलीन हो गया। कार से बाहर निकल आओ बेटे अखरोट। अचानक उन तीनों के काफी निकट से विकास की आवाज गूंजी। वे तीनों कांप कर रह गए। उन तीनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। तीनों एक दूसरे की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देख रहे थे। चुपचाप बाहर आ जाओ बेटा, वरना भून कर रख दूंगा। और अगर बाहर आकर कोई हरकत दिखाने की चेष्टा की तो पत्थर के पीछे छुपा मेरा साथी तुम्हें भून देगा। वे तीनों बाहर आए और ड्राइवर की ओर को मुंह करके खड़े हो गए। तभी विकास उनकी कार के ही नीचे से निकला। असल में विकास एक लंबा चक्कर लेकर उनकी ऑस्टिन के नीचे पहुंच गया था। वह खड़ा होकर बोला, अब तुम हमारे दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हो प्यारो। वे तीनों धीरे धीरे घूमे और तभी विकास चीखा, ड्राइवर भाई, अब वसूल कर लो सालों से अपनी टैक्सी के पैसे। लेकिन पत्थर के पीछे सन्नाटा बना रहा। वहां जीवन का कोई चिन्ह न था। विकास फिर बोला, अभी प्यारे, हम उसे बाद में देखेंगे। पहले तुम बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है। वे तीनों काफी सख्त व कट्टर थे। विकास को जुबान खुलवाने में काफी देर लगी। विकास द्वारा दिखाए गए दरिंदगी के 2-4 नमूने सहने के बाद जो एक ने बताया
वह इस प्रकार था। रोड नंबर 303 की एक विशाल पीली इमारत से उन्हें भेजा गया। विकास की मौत के बदले उन्हें 10,000 रुपया मिलना निश्चित हुआ था, जो एक स्याह नकाबपोश देता। इस नकाबपोश ने विकास का मेकअप वाला पूरा हुलिया उन लोगों को बताया था और इससे अधिक वे कुछ नहीं जानते थे। इसके पश्चात विकास ने उन्हें बेहोश कर दिया और फिर उस पत्थर की तरफ बढ़ा जहां ड्राइवर विलीन हो गया था। जब वह वहां पहुंचा तो देखा खून की कुछ बूंदें पत्थरों में एक तरफ को जा रही थी। ये ड्राइवर के कुछ रेंगने के चिन्ह थे जो कुछ दूर जाकर समाप्त हो गए थे। निराश होकर वह वापस लौट आया और उन पांचों की लाल ऑस्टीन में बैठकर रोड नंबर 303 की ओर चल दिया। उसके दिमाग में कई प्रश्न जन्म ले चुके थे। यह ड्राइवर कौन है? ये लोग कौन है जो उसके पीछे पड़े हुए हैं? यह केस वास्तव में अजीब था। विकास अपने आप को बुरी तरह से फंसा हुआ महसूस कर रहा था। विकास की खोज में सारी रात और अगले आधे दिन तक परेशान होकर जब रघुनाथ 12 बजे कोठी में प्रविष्ट हुआ तो रैना को वहीं पाया। यानी वह सुबह ही किसी वक्त ठाकुर साहब के यहाँ से आ चुकी थी। वह सामने बैठी एक स्वेटर बुन रही थी। उसे देखते ही स्वेटर रख दिया और बोली, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आप। ऐसा लगता है कि रात भर सोई नहीं है। क्या बात है? आज का अखबार पढ़ लो। रघुनाथ ने सिर्फ इतना ही कहा क्योंकि वह जानता था कि आज के अखबार में विकास के संपूर्ण कारनामे छपे हैं। रैना ने चुपचाप अखबार उठाया और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। पढ़ने के बाद उसके मुंह से चीख निकल गई। ये क्या लिखा है इसमें? जो लिखा है सच लिखा है। नहीं, ये नहीं हो सकता, यह गलत है। बकोबत, जो लिखा है सच वही है। मैं नहीं मान सकती। रैना चीख पड़ी। तुम्हारे ना मानने से क्या होता है? रघुनाथ अभी कुछ और बोलने जा रहा था कि तभी टेलीफोन की घंटी घनघनाई। रघुनाथ ने माउथ पीस में कहा, यस, आई एम सुपरिटेंडेंट रघुनाथ स्पीकिंग। रघुनाथ प्यारे, अगर विकास को गिरफ्तार करना चाहते हो तो वोल्गा रेस्टोरेंट में पहुंचो। इस समय वह मेकअप में है। उसके सिर पर सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हैं, चश्मा नाक पर रखा हुआ है, सफेद झुकी हुई मूछें व दाढ़ी भी है। तुम कौन हो? रघुनाथ ने प्रश्न किया। तुम्हें आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ गिनने से नहीं, दूसरी तरफ से कहा गया। साथ ही फोन रख दिया गया। रैना अभी कुछ बोल नहीं जा रही थी कि रघुनाथ ने जल्दी से उसके हाथ से अपना हैट छीना और बाहर की तरफ भागा। रैना आश्चर्य से उसे देखती रह गई। इधर रघुनाथ कोतवाली से कुछ सिपाहियों को लेकर वोल्गा में पहुंचा और हॉल में एक तरफ बैठे उसी हुलिये के एक ओल्ड मैन की तरफ बढ़ गया। उसको उन्होंने चारों ओर से घेर लिया। गौर से देखने पर दाढ़ी मूंछों के पीछे छिपे बूढ़े ने रघुनाथ को देखा और बोला, आओ सुपरिटेंडेंट, बनने की कोशिश मत करो विकास। क्या मतलब मिस्टर रघुनाथ? विकास, कितनी भी एक्टिंग कर लो, कानून से नहीं बच सकते। कहने के साथ ही रघुनाथ ने रिवॉल्वर निकाल लिया और आगे बोला, अब शराफत से अपने आप को हमारे हवाले कर दो। इस बार अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों से होगी। लेकिन अभी उसका वाक्य पूरा भी नहीं हो पाया था कि विकास के सामने रखी मेज हवा में लहरा गई। विकास ने अचानक अपनी तीव्र लात टेबल में मारी थी। रघुनाथ गड़बड़ा गया। अभी पुलिस वाले कुछ समझ भी ना पाए थे कि विकास कुर्सी सहित उनके पैरों पर आ गिरा। इधर उधर खड़े सिपाहियों ने जब उसे दबोचना चाहा तो एक साथ दोनों के मुंह पर लातें पड़ी और वे दूसरी ओर पलट गए। इधर रघुनाथ कुछ संभला और उसने देखा विकास उठने की कोशिश कर रहा था। तभी रघुनाथ के रिवॉल्वर ने शोला उगल दिया। लेकिन विकास तो अपने नाम का सिर्फ एक ही विकास था। उसने उसी पल एक लंबी करवट ली और एक लंबी जंप के साथ खड़ा हो गया और बिना एक भी क्षण व्यर्थ किए उसने एक घूंसा कांस्टेबल के जबड़े पर जमा दिया। कहराता हुआ सा वह फर्श पर गिरा। इधर सभी कांस्टेबल संभल कर खड़े हो गए थे, लेकिन विकास बंदरों की भांति उछल उछल कर उन्हें फर्श चटा रहा था। सहसा विकास को उनके हाथों ने जकड़ लिया। विकास ने अपने शरीर की संपूर्ण शक्ति को समेटकर अपने शरीर को ऐसे विशेष तरीके से मोड़ा कि वह आजाद हो गया। विकास को वोल्गा में बैठे आदमियों ने पकड़ा था, लेकिन एक ही झटके में वे सब पीछे हट गए। वह अत्यंत फुर्ती के साथ खड़ा हो गया।
अब उसके हाथ में भी रिवॉल्वर चमक रहा था। उसकी आंखों में शैतानियत टपक रही थी। उसका मेकअप उतर चुका था और वास्तविक सूरत साफ नजर आ रही थी। सहसा विकास ने अपने हाथ ऊपर उठाए 2 हवाई फायर किए और वोल्गा से बाहर निकल गया। रोको इसे। और फिर एक लंबी छलांग के साथ वह भी वोल्गा से बाहर निकला। विकास एक मोटरसाइकिल पर उड़ा जा रहा था। रघुनाथ भी फुर्ती के साथ जीप लेकर उसके पीछे भागा। उसने देखा आगे विकास तूफानी गति से उड़ा चला जा रहा था। उसकी मोटरसाइकिल के पहिए 1 सेकंड के लिए सड़क पर टकराते तो 1.5 सेकंड हवा में रहते। विकास की मोटरसाइकिल सड़क पर इधर उधर लहराती दौड़ रही थी। रघुनाथ भी रफ्तार बढ़ाता जा रहा था। उसकी आंखों में दृढ़ता के भाव थे। इस बार वह विकास को अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहता था। सहसा उसने देखा मोटरसाइकिल की रफ्तार धीमी होती जा रही थी और तभी रघुनाथ चौंका। विकास की मोटरसाइकिल लहराई और सड़क पर गिर गई। विकास भी उसी के पास गिरा और कराहने लगा। रघुनाथ ने संपूर्ण शक्ति से ब्रेक लगाए, लेकिन फिर भी जीप मोटरसाइकिल के काफी निकट रुकी। वह फुर्ती के साथ रिवॉल्वर निकालकर विकास की तरफ बढ़ा। तभी विकास अपने स्थान से उठा और रघुनाथ अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि विकास के रिवॉल्वर से निकली गोली उसके रिवॉल्वर की नाल से टकराई और छिटक कर दूर जा गिरी। तभी विकास ने भी अपना रिवॉल्वर दूर फेंक दिया और नारा सा लगाकर बोला, डैडी, पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए। विकास कुछ कहना चाहता था, किंतु रघुनाथ कुछ सुनने के मूड में नहीं था। अब वह संभल चुका था। उसने शक्ति के साथ एक शक्तिशाली घूसा ऐसा विकास के पेट में मारा। विकास पेट पकड़कर दोहरा हो गया। तभी उसकी गर्दन पर रघुनाथ की कैरेट पड़ी और वह मुंह के बल सड़क पर गिरा। रघुनाथ ने मौका अच्छा जानकर रिवॉल्वर पर छलांग लगा दी। अभी वह रिवॉल्वर पर पहुंच भी नहीं पाया था कि विकास ने उस पर छलांग लगा दी। विकास ने रघुनाथ का पिछला कॉलर पकड़कर उठाया और एक जोरदार कैरेट उसकी गुद्दी पर रसीद की। वह मुंह के बल गिरा, लेकिन तभी इत्तेफाक से सड़क पर पड़ा रिवॉल्वर उसके हाथ लग गया। उसने रिवॉल्वर का रुख विकास की तरफ किया, लेकिन विकास कमान से निकले तीर की भांति लहराया और रघुनाथ के पेट में एक टक्कर मारी। विकास ने झटके के साथ रिवॉल्वर छीन ली और कुर्राया, मेरे रास्ते से हट जाओ डैडी, चलाओ गोली, चेतावनी क्यों देते हो। ढाई! विकास के रिवॉल्वर ने शोला उगल दिया। गर्म सलाख रघुनाथ की टांग में घुसती चली गई। वह चीखा और त्योराकर गिर पड़ा। उसने विकास की तरफ देखा। रघुनाथ की आंखों में घृणा थी। उसके चेहरे पर आश्चर्य और पीड़ा के मिले जुले भाव थे। वह सोच भी नहीं सकता था कि वह विकास जिस पर इतना विश्वास रखता था उसी पर गोली चला देगा। लेकिन विकास के होठों पर जहरीली कुटिल मुस्कान थी। रघुनाथ सड़क पर पड़ा पड़ा चीखा, और चला कमीने, रुक क्यों गया? इतना ही हौसला था क्या? प्यारे डैडी, मुजरिम उसी चीज को नष्ट करता है जिससे किसी हानि की संभावना हो, लेकिन फिलहाल तुमसे मुझे कोई हानि नहीं। तभी विकास ने सामने से आती एक पुलिस जीप देखी और बोला, वो देखो डैडी, तुम्हारे बाराती आ रहे हैं और अब हम जा रहे हैं। इतना कहकर विकास रघुनाथ की जीप संभालकर भाग गया। मोटरसाइकिल का पेट्रोल समाप्त हो चुका था, इसलिए उसे गिरने का ढोंग करना पड़ा था। इधर रघुनाथ को पुलिस हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। तब जबकि यह खबर सुनकर रैना हॉस्पिटल में आई तो रघुनाथ, उसका सुहाग, आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटा था। वह दौड़ती हुई सीधी रघुनाथ के सीने से जा लगी। रघुनाथ ने चौंक कर आंखें खोल दी और रैना को देखकर उसके होठों पर प्रेमपूर्ण मुस्कान उभर आई। रैना की सिसकियां निकल रही थी। यह सब कैसे हो गया? ये सब तुम्हारे प्यारे बेटे के कारनामे हैं। विकास? चौंकी रैना। क्या किया उसने? उसी ने तो गोली मारी है। मैं ठीक कह रहा हूँ। और इसके पश्चात उसने सारी घटना रैना को बता दी। सुनकर रैना पत्थर के पुत की भांति खड़ी रह गई। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि विकास अपने पिता को गोली मार सकता है। उसके सुहाग को उजाड़ने में क्या कमी छोड़ी थी। जब विकास रोड नंबर 303 पर पहुंचा तो उसे यह इमारत तलाश करने में कोई परेशानी नहीं हुई। वह इमारत के पिछले हिस्से में गया और गंदे पानी के एक पाइप के सहारे छत पर पहुंच गया। छत काफी लंबी चौड़ी थी तथा दाईं तरफ से एक जीना नीचे जा रहा था।
वह जीना उतर गया। सबसे निचली सीढ़ी पर पहुंचकर उसने सावधानीवश इधर उधर देखा। यह एक गैलरी थी जो सुनसान पड़ी हुई थी। विकास दबे पांव गैलरी में चलने लगा। गैलरी में दोनों तरफ कमरे बने हुए थे जिनमें ताले लटक रहे थे। फिर उसे एक जीना और मिला। वह उसे भी पार कर गया। नीचे भी एक इसी प्रकार की गैलरी थी। इस समय वह इमारत की दूसरी मंजिल पर था। यहाँ विकास ने उन कमरों के बीच एक ऐसा कमरा देखा जहाँ ताला नहीं लगा था। वह सावधानी के साथ बढ़ा और किवाड़ों में लात मार दी। तभी एक जोरदार ठोकर उसकी पीठ पर लगी। वह संभल न सका क्योंकि आक्रमण अचानक हुआ था। अतः वह मुंह के बल कमरे में गिरा और अभी संभल भी नहीं पाया था कि एक जोरदार ठोकर उसकी पसलियों में पड़ी। वह बिलबिलाया और तभी दरवाजा बंद होने की ध्वनि। विकास फुर्ती के साथ पलटा और उस व्यक्ति को देखा जिसकी दो ही ठोकर में उसके कस बल ढीले हो गए थे, और जब देखा तो देखता ही रह गया। दानव सा नजर आने वाला एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। उस व्यक्ति का रंग कोयले के समान स्याह काला था। लाल अंगारे की तरह दहकती आंखें मानो बाहर निकलना चाह रही थी। मुंह के 3 लंबे पीले दांत उसके भद्दे होठों पर लटक रहे थे। चेहरे पर दाईं तरफ गहरे घाव का निशान तथा बड़ी बड़ी कटारेदार मूंछों में वह व्यक्ति अत्यंत भयानक लग रहा था। आश्चर्य यह था कि इस तगड़ी ठंड में भी उस दानव के शरीर पर सिर्फ लाल रंग का एक कच्छा था और वह पसीने से तर था। लंबे घने व सफेद बाल उसके काले चेहरे पर अस्त व्यस्तता के साथ बड़े भयानक प्रतीत होते थे। हाथ इस तरह फैलाए थे मानो विकास को अभी मसल देगा। विकास को यह विश्वास हो गया कि अगर इस व्यक्ति ने उसके एक हाथ संपूर्ण शक्ति के साथ मार दिया तो वह बेहोश हो जाएगा। विकास अपनी समस्त इंद्रियों की संपूर्ण सतर्कता के साथ खड़ा हो गया और उस व्यक्ति की तरफ देखा। तभी विकास को शरारत सूझी। उसने दानव की तरफ देखा और एक आंख दबा दी। भयानक चेहरा गुस्से से और भी भयानक हो गया और एक अजीब किलकारी के साथ उसने विकास पर छलांग लगा दी। उसका ख्याल था कि वह इस व्यक्ति को यूं ही मसल देगा। वह बेचारा क्या जानता था कि अगर वह अथाह शक्ति रखता है तो सामने खड़ा व्यक्ति उससे हजारों कदम आगे है। विकास ने झुकाई देकर स्वयं को बचा लिया। वह व्यक्ति कमरे के फर्श से टकराया और साथ ही उसके कंठ से भयंकर चीख निकली। इधर विकास आगे बढ़ा और जूते की एक जोरदार ठोकर उसकी पसलियों में रसीद कर दी। वह व्यक्ति डकारा और भयानक तरीके से पलटा। तभी उसके हाथ में विकास की गर्दन आ गई। उसने झटका दिया। तभी विकास 2-3 पलटियां खाकर फर्श से टकराया। विकास की गर्दन उस शक्तिशाली दानव की भुजाओं में कसी थी। विकास को अपनी सांस रुकती प्रतीत हो रही थी। चेहरे की नसों में तनाव आ गया था। मुंह लाल सुर्ख हो गया था। आंख की एक एक नस गिनी जा सकती थी। उस पर बेहोशी सी छाती जा रही थी। यह भयानक व्यक्ति उसके ऊपर झुका हुआ था। विकास ने स्वयं को बचाने का एक अंतिम प्रयास किया। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित की और अपनी 2 उंगलियां उसकी आंख में मार दी। वह व्यक्ति असहनीय पीड़ा से मचला। उसकी पकड़ में कुछ शिथिलता आई और विकास फुर्ती के साथ मुक्त हो गया। वह व्यक्ति क्रोध से उबल पड़ा और घूमा। उफ! रक्त रंजित चेहरा। उसकी आंखों के पास से खून बहने लगा जो उसके काले चेहरे पर फैल गया। विकास को कुछ पल तो कमरा घूमता हुआ प्रतीत हुआ। जब कुछ संभला तो उसने फुर्ती के साथ एक जोरदार घूंसा उसकी नाक पर रसीद किया। अचानक उस व्यक्ति ने तेज ठोकर विकास को मारनी चाहिए, लेकिन तीव्र गति से वह हवा में उछला और टक्कर उसके पेट में रसीद की। वह गिरा। तभी विकास ने अपनी पैंट में बंधी बेल्ट निकाली और उसका वह हिस्सा जो पीतल का था आगे करके व्यक्ति की पीठ पर मारी। विकास ने बेल्ट खींची और फिर वार किया। इस बार सिर से खून निकलने लगा। उस व्यक्ति के मुख से भयानक डकारें निकल रही थी, लेकिन विकास तो जैसे पागल हो गया था। लगातार बेल्ट मार रहा था। उस दानव के शरीर के स्थान स्थान से रक्त बहने लगा। धीरे धीरे उसकी डकारें समाप्त हो गई और वह पहाड़ की भांति फर्श पर गिरा। झूमता हुआ विकास भी उसी के पास बैठ गया और उसके भयंकर चेहरे को देखा। कुछ समय तक विकास भी यूं ही पड़ा रहा। इस लड़ाई में उसके होश उड़ गए थे। जब उसे कुछ होश आया तो वह उठा और अपना रिवॉल्वर
जो लड़ाई में जेब से निकलकर कमरे में एक तरफ जा गिरा था, उठाया और बाहर आ गया। अब वह पहले से भी अधिक सतर्क था, क्योंकि प्रमाण मिल चुका था कि इस इमारत में व्यक्ति मौजूद हैं। वह एक फैले हुए चौक में पहुंचा, जहां सूर्य का प्रकाश बेखौफ आ रहा था। विकास को सीढ़ियां नीचे को दिख पड़ी। वह सावधानी से सीढ़ियां तय करने लगा। विकास अभी आधी सीढ़ियां ही तय कर पाया था कि सीढ़ियों के नीचे उसे कई व्यक्ति नजर आए, जिनके हाथों में रिवॉल्वर थे। विकास जाने के इरादे से एकदम घूमा, लेकिन तभी ठिठक गया। पीछे भी न जाने कहां से दो व्यक्ति प्रकट हो गए। तभी उनमें से एक बोला, अपने हाथ ऊपर उठाओ, नहीं तो गोली जिस्म के पार होगी। विकास ने आदेश मानने में ही अपनी भलाई समझी। उसने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, लो प्यारे, तुम भी क्या याद रखोगे, किसी से पाला पड़ा था। ग्रेंजालो, मिस्टर विकास की तलाशी लो। इस आदेश के साथ ग्रेंजालो नामक व्यक्ति विकास की तरफ बढ़ा। विकास की जेब से रिवॉल्वर निकालकर सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और विकास की तरफ देखकर मुस्कुराया। उत्तर में विकास ने आंख दबा दी। ग्रेंजालो नामक व्यक्ति की मुस्कान एक क्षण में क्रोध में बदल गई। उसका हाथ चला और विकास के गाल से टकराया, लेकिन उसी पल विकास ने आओ देखा न ताओ, बस एक तीव्र धक्का उस व्यक्ति को दिया और वह व्यक्ति सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। उसी समय भयंकर फुर्ती के साथ विकास भी कूद गया। ऊपर खड़े दोनों व्यक्ति पहले तो कुछ समझ ही न सके, और जब समझे तो उनमें से एक के रिवॉल्वर ने शोला उगला। लेकिन तब तक तो विकास अपनी सीढ़ी से कूद चुका था और उस गोली का निशाना बेचारा ग्रेंजालो बना और चीख के साथ फर्श पर गिरा। इधर विकास ने नीचे पड़ा अपना रिवॉल्वर उठाया और नीचे की गैलरी में बने खंभों में से एक की बैक में छलांग लगा दी। वे तीनों भी झपटकर अन्य खंभों की बैक में हो गए। विकास कुछ देर तक तो यूं ही हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा रहा। तभी विकास को एक खंभे के पीछे से रिवॉल्वर की नाल झांकती दिख पड़ी। विकास ने फौरन फायर कर दिया। गोली सीधी रिवॉल्वर पर जाकर लगी। रिवॉल्वर छिटककर दूर जा गिरा। विकास ने देखा और मुस्कुराया। उसी क्षण उसे पीठ से एक रिवॉल्वर की नाल आकर चिपक गई और साथ ही स्वर उभरा, हैंड्स अप। विकास ने आज्ञा का पालन किया, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। विनय ने विकास की पीठ से रिवॉल्वर लगा ही कहा, शॉर्टी, मिस्टर विकास की आंखों पर पट्टी बांध दो। और शॉर्टी ने ऐसा ही किया। फिर न जाने विकास को किन किन रास्तों से गुजारा गया। जब उसकी पट्टी खोली गई तो वह एक कमरे में था। विकास ने देखा विनय अब भी उसके सामने रिवॉल्वर लिए खड़ा था। विनय के होठों पर जहरीली मुस्कान थी। अत्यंत ही जहरीले शब्दों में वह बोला, मिस्टर विकास, अगर आपने कोई चालाकी दिखाने की चेष्टा की तो हम बॉस के आने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि आपको इस दुनिया से इस्तीफा दिला देंगे। विकास ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर वह तीनों उसे कमरे में बंद करके चले गए। विकास ने कमरे का निरीक्षण किया और फिर जहां खड़ा था वहीं आराम से बैठ गया। मालूम नहीं कितना समय गुजर गया, लेकिन जब दरवाजा खुला तो विनय और शॉर्टी ने प्रवेश किया और विनय मुस्कुराकर बोला, चलिए मिस्टर विकास, आपको हमारे बॉस ने याद किया है। और फिर विकास की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। एक मशीन गन के अग्रिम भाग में लगी संगीन उसकी पीठ से सट गई। पहले वे सामान्य स्थिति में चलता रहा, फिर उसे लिफ्ट से कहीं नीचे उतारा गया। लगभग 10 मिनट बाद उसकी आंखों से पट्टी हटाई गई। जहां वह खड़ा हुआ था वह एक खूबसूरत सा हॉल था। सारा हॉल रोशनी से लगभग नहा रहा था। जगह जगह विद्युत रॉड लगे हुए थे। उस हॉल में लगभग 10 कुर्सियां थी, जो इस समय लगभग भरी हुई थी। हॉल में उपस्थित हर व्यक्ति विकास को देख रहा था। उनकी आंखों में एक विशेष चमक थी। सामने एक स्टेज था, जिसके अग्रिम भाग पर 10 शक्तिशाली बल्ब लगे हुए थे। वे बल्ब कुछ इस प्रकार लगाए हुए थे कि उनका फोकस हॉल में उपस्थित प्रत्येक वस्तु सिर्फ एक साए के रूप में दिखाई पड़े। और विकास को भी एक कुर्सी पर बैठा दिया गया। उसके पीछे शॉर्टी और विनय मशीन गन ताने खड़े थे। बैठे हुए लोग आपस में बातें कर रहे थे, जिनका विषय विकास ही था। तभी स्टेज पर पड़ा पर्दा शनैः शनैः 2 भागों में विभाजित होने लगा। सब एकदम शांत हो गए। सभी व्यक्तियों की सांसों की ध्वनि स्पष्ट सुनी जा सकती थी।
उन सबकी निगाहें स्टेज पर थी। पर्दा हट गया। एक साया स्पष्ट हुआ, लगभग 6 फुट 6 इंच लंबा कद। शरीर की चंचलता बता रही थी कि वह साया अत्यंत ही फुर्तीला है। उसके सारे शरीर पर काले कपड़े थे और चेहरे पर काला नकाब। स्टेज पर खड़ा वह बहुत ही रहस्यमय सा जान पड़ रहा था। सहसा एक बहुत ही कड़कदार आवाज हॉल के कोने कोने से आती प्रतीत हुई। शायद हॉल की दीवारों के पीछे लाउड स्पीकर सेट थे जिनसे आवाजें गूंजती थी। मिस्टर विकास, आखिर आप स्वयं मौत के घर में चले आए। शायद आप नहीं जानते होंगे कि हम लोगों की मिशन सिर्फ आपको समाप्त करना है, क्योंकि आप हर अपराधी के रास्ते का कांटा हैं। हमारे भी कई मिशन सिर्फ आपके कारण असफल हो गए। ये सब व्यक्ति जो इस समय इस हॉल में उपस्थित हैं, आपके खून के प्यासे हैं। मेरे एक इशारे पर आपके शरीर की बोटियां नोच डालेंगे। ये सब वो व्यक्ति हैं मिस्टर विकास, जिनके रास्ते में तुम कांटा बने, जिनके मिशन को तुमने फेल। आवाज में जोश उत्पन्न होता जा रहा था। मिस्टर विकास, हॉल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति कामना कर रहा है कि आपकी मौत का सहरा उसी के सिर बंधे। और फिर कुछ ठहरकर बोला, विनय। यस सर। मिस्टर विकास को स्टेज पर लाओ। ओके सर, विनय ने कहा और मशीन गन का दबाव विकास की पीठ पर बढ़ाकर बोला, चलो विकास प्यारे, बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं। विकास इस स्थिति में भी मुस्कुराया और बोला, चलो प्यारे, हमारी और तुम्हारी राशि तो टकरा ही रही है। विनय अधिक नहीं बोला। वह विकास को लेकर स्टेज पर पहुंच गया और विकास को वहीं छोड़कर स्वयं नीचे आ गया। स्टेज पर केवल विकास और वह रहस्यमय बॉस रह गए। हॉल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की मशीन गन विकास की तरफ तनी थी। विकास धीरे धीरे चलता हुआ बॉस से लगभग 2 गज की दूरी पर खड़ा हो गया। तभी बॉस ने अपने आदमियों से संबोधित होकर कहा, साथियों, मैं तुम लोगों के सामने मिस्टर विकास को संसार से विदा कर रहा हूं। पहली गोली मैं मारूंगा, फिर नंबर से एक एक गोली सब मिस्टर विकास के जिस्म में मारेंगे, ताकि उसके जीवित बचने का कोई प्रश्न ही न रहे। आज से हम अपना कार्य किसी विशेष खतरे के पूरा करेंगे। वर्षों से धधकती इंतकाम की ज्वाला आज शांत होगी। इस मिशन की सफलता पर हमारे शहीद साथियों की आत्मा की शांति मिलेगी। और शब्दों के साथ ही बॉस के हाथों में एक सफेद स्टील का चमकता हुआ रिवॉल्वर नजर आया। बॉस ने रिवॉल्वर सीधा किया और धाएं, एक फायर की आवाज हॉल में गूंजी और रहस्य में बॉस का रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर स्टेज पर जा गिरा। वह गोली जिसे कोई नहीं जानता था कि कहां से आई और सीधी सफेद रिवॉल्वर पर लगी थी। फायर होने के कुछ क्षणों पश्चात तक तो हॉल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति स्तब्ध सा रह गया, यहाँ तक कि विकास भी। लेकिन उसने जल्दी ही मौके का लाभ उठाया और एकदम स्टेज के पीछे की तरफ जंप लगा दी। उसी पल मशीन गनें गरज उठी, लेकिन संपूर्ण स्टेज रिक्त था। वह रहस्य में बॉस भी न जाने कब गायब हो गया था। सभी व्यक्ति एकदम स्टेज पर बढ़ गए और उधर झपटे जिधर विकास गया था। इधर जैसे ही विकास ने जंप ली, वह पक्के फर्श से टकराया और 2 शक्तिशाली हाथों ने उसे दबोच लिया। विकास ने जब दबोचने वाले व्यक्ति को देखा तो वह चौंक पड़ा। यह वही शक्तिशाली और भयानक व्यक्ति था जिसे उसने अपनी बेल्ट से बेहोश किया था। उस व्यक्ति का पूरा हाथ विकास के गाल से टकराया और विकास का तो दिमाग ही घूम गया। लेकिन तभी उसके मस्तिष्क पटल पर भागते कदमों की आहटें टकराई और वह जान गया कि उसके खून के प्यासे इसी तरफ आ रहे हैं। वह रुका नहीं और गेट की तरफ भागा। इस तरफ अंधकार फैला हुआ था, लेकिन विकास फिर भी भाग रहा था। तभी विकास को एक व्यक्ति भागता हुआ नजर आया जिसके हाथ में मशीन गन थी। विकास ने उसी पर छलांग लगा दी। वह व्यक्ति बेचारा कुछ भी तो न कर सका। विकास के पास क्योंकि समय कम था, इसलिए पूर्ण शक्ति के साथ हाथ मारा और परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति बेहोश हो गया। विकास उसकी मशीन गन संभाल कर भागा। अब भी उसके पीछे भागते कदमों की आहट आ रही थी। वह भागते भागते एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जो ठीक पहले वाले हॉल की भांति लंबा चौड़ा था, लेकिन वह बिल्कुल रिक्त था। हॉल में पर्याप्त प्रकाश था। हॉल के चारों तरफ रास्ते नजर आ रहे थे। विकास अपने सामने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी 5 गनधारी उधर से ही आए।
विकास ने भयंकर फुर्ती से दूसरी तरफ जंप लगाई। तभी उस तरफ से भी एक व्यक्ति प्रकट हुआ। मशीन गन की गड़गड़ाहट से सारा हॉल गूंज उठा, लेकिन विकास आश्चर्यचकित था। वे फायर उस पर नहीं किए थे, बल्कि सामने से आने वाले 5 व्यक्ति वहीं ढेर हो गए। उसके गिरते ही उस व्यक्ति ने विकास का हाथ पकड़ा और बोला, विकास बेटे, मेरे साथ आओ, नहीं तो यहाँ सब तुम्हारे खून के प्यासे हैं। और उसे खींचता हुआ वह दरवाजे से बाहर ले गया। विकास उसे पहचान चुका था। वही टैक्सी ड्राइवर था जो एक बार पहले भी उसकी जान बचा चुका था। क्यों प्यारे ड्राइवर भाई? विकास अभी कुछ बोलना ही चाहता था कि ड्राइवर फुसफुसाया, चुप रहो बेटे, नहीं तो खोपड़ी रोशनदान बन जाएगी। विकास को चुप हो जाना पड़ा। वैसे वह सोच रहा था कि आखिर यह है कौन जो बार बार उसकी सहायता कर रहा है, स्वयं हर स्थान पर पहुंच जाता है। इस समय वे एक सुरंग से गुजर रहे थे। तभी 6 व्यक्तियों ने उन पर हमला किया। दोनों के हाथों से मशीन गनें छूटकर नीचे गिर गई। जिन लोगों ने हमला किया था वे भी निहत्थे ही थे। विकास और ड्राइवर के सामने 6 व्यक्ति खड़े थे, जिनमें वह भयानक शक्ल वाला भी मौजूद था। और फिर अचानक ड्राइवर उछला और फ्लाइंग किक भयानक शक्ल वाले के सीने पर लगी। वह व्यक्ति भयानक डकार के साथ पलटा। विकास ने उन 5 पर जंप लगा दी और एक ही साथ चालू हो गया। विकास का शरीर विद्युत तरंगों की भांति चल रहा था। सारी सुरंग में चीख पुकार मच रही थी। ड्राइवर रुका और उसने विकास की ओर देखा, जो 4 को पहले ही लंबा कर चुका था, और अब एक अंतिम घूंसा मारते हुए 5वें को भी बेहोश कर दिया। विकास और ड्राइवर ने मशीन गन संभाली और आगे बढ़े। कुछ देर बाद वे सुरंग के दरवाजे पर थे। जब वे दोनों बाहर निकले तो विकास दंग रह गया, क्योंकि वह घने जंगल के बीच खड़ा था। वह सुरंग एक दरार सी लगी थी। अभी विकास कुछ देख ही रहा था कि आवाज आई, बचो! और फिर जंगल मशीन गनों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। विकास जंगल की धरती पर गिर चुका था। इधर ड्राइवर ने एक लंबी छलांग लगाई और एक पेड़ की बैक में हो गया। गोलियां फिर चली, लेकिन ड्राइवर पेड़ के पीछे सुरक्षित था। इधर विकास धीरे धीरे अपने पास वाले पेड़ की तरफ रेंग गया और विकास पेड़ से कुछ दूरी पर था कि विकास को आभास मिला कि पेड़ के पीछे कोई मौजूद है। विकास चकरा गया। आसपास के पेड़ों के पीछे विकास के खून के प्यासे छुपे हुए थे। अचानक गोलियों की बौछार आई। तभी विकास के मुंह से चीख निकली। तभी उफ! उसके चेहरे की धज्जियां उड़ गई। विकास की मशीन गन चीख पड़ी, जिसका निशाना वही चेहरा था। विकास ने उसी पेड़ के पीछे जंप लगाई। विकास ने इधर उधर नजर दौड़ाई और एक अन्य पेड़ की बैक में उसे एक व्यक्ति नजर आया। विकास ने अपनी मशीन गन एक और रख दी और लंबा चक्कर लेकर उसके पीछे पहुंच गया, लेकिन वह व्यक्ति भी शायद काफी चौकन्ना था, अतः वह घूमा। तभी विकास के मुख से निकला, अबे बेटा विनय, तुम? विनय के होठों पर पूर्ण मुस्कान दौड़ गई। फिर उसकी मशीन गन चीख उठी, लेकिन विकास सावधान था, अतः उसने संग आर्ट का प्रदर्शन किया। उसने उछलकर विनय की गर्दन पकड़ ली और एक ऐसा उसकी नाक पर मारा। विनय के हाथ से मशीन गन छूट गई, लेकिन विकास की आशा के विपरीत विनय ने एक शक्तिशाली हाथ विकास के गाल पर मारा। विकास पीछे हटा। विकास जान चुका था कि विनय भी लड़ने की कला जानता है। अब दोनों आमने सामने खड़े थे। विकास ने आंख मारी, लेकिन विनय ने उसकी आशा के विपरीत उसे भी आंख मार दी। तब विकास बोला, खलीफा हो प्यारे, ठीक पहचाना बेटे। विनय का उत्तर निकला था और इसी के साथ वे दोनों भेड़ियों की भांति भिड़े। पहला घूंसा विनय ने विकास के पेट में मारा। विकास सुन, लेकिन कैरेट उसकी गर्दन पर पड़ी। वह गिरा, लेकिन गिरते ही विकास ने विनय की टांग पकड़ ली और झटका दिया। विनय धड़ाम से गिरा, लेकिन गिरने से पहले उसने विकास की गर्दन अपनी टांगों के बीच फंसा ली और तेज झटका दिया। उसी समय अगर विकास अपनी गर्दन को एक विशेष ढंग से न मोड़ लेता तो अब तक उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी होती। तभी विकास दोहरा हो गया और एक कैरेट विनय की टांगों में दी कैंची की पकड़ कुछ ढीली हुई तथा विकास आजाद हो गया और एक ठोकर विनय की पसलियों में दे मारी। विनय बेहोश सा हो गया। अच्छा प्यारे विनय पहलवान, विकास ने धरती पर बेहोश पड़े विनय की ओर देखते हुए कहा, हमें तो यहाँ केवल तुम ही आदमी नजर आए। मशीन गन उठाकर उसने आवाज लगाई, अबे ओ प्यारे ड्राइवर भाई,
लेकिन उत्तर में विकास को कोई आवाज सुनाई न दी। वह दौड़कर उस पेड़ के नीचे पहुंचा, लेकिन वहां कोई न था। तभी विकास की नजर कागज के एक पुर्जे पर पड़ी और उठाकर पढ़ा। प्यारे विकास, इस बार तुम स्वयं अपराधी हो। केस वास्तव में दिलचस्प है। इस वक्त भारतीय सीक्रेट फाइलें कहाँ हैं, वह मैं जानता हूँ। तुमने फाइलें चुराकर उस ब्लैकमेलर को दे दी, लेकिन बिल्कुल बेवकूफी के साथ फाइलें चोरी की। अब वहां तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स रह गए हैं और तुम्हारी चोरी का राज खुल गया। अब तो पुलिस के साथ सीक्रेट सर्विस के एजेंट भी तुम्हें तलाश कर रहे हैं। तुम्हारा बचना कठिन है। सिर्फ एक चारा है, वह यह है कि एक अंतरराष्ट्रीय अपराधी की तरह भारत छोड़ दो और किसी अन्य देश की नींवों को हिलाओ। इसी में मजा है। वैसे तुम मेरे विषय में जानने के लिए आतुर होंगे, लेकिन एक दिन मैं स्वयं आऊंगा। कैसे अजीब खेल हैं, जो कभी देशभक्त कहलाता था, जो कभी स्वयं अपराधियों को जेल की हवा खिलाता था, अब वही जरा सी चोरी करके स्वयं अपराधी बन गया। तुम्हारा शुभ चिंतक। विकास ने पत्र पढ़ा और सोच में पड़ गया। आखिर रहस्य में ड्राइवर है कौन? अनेक प्रश्नवाचक चिन्ह उसके दिमाग में चकराने लगे। वह राजनगर की ओर चल पड़ा। ड्राइवर ने पेड़ के पीछे छलांग लगाई और फिर पेड़ पर चढ़ता चला गया और ऊपर आराम से बैठकर कुछ लिखा और लिखकर वह कागज उसने नीचे डाल दिया। जब विकास ने उठाकर पढ़ा तो उसके होठों पर मुस्कान उभरी। कागज पढ़ने के बाद विकास गया। अभी ड्राइवर उतरने के बारे में ही सोच रहा था कि सहसा वह चौंका। ड्राइवर की निगाह सुरंग से निकलने वाले एक व्यक्ति पर पड़ी। ड्राइवर उसे फौरन पहचान गया। वह वही रहस्यमय बॉस था। उसके चेहरे पर इस समय नकाब न थी, परंतु उसके शरीर पर काले कपड़े थे। वह एक आकर्षक युवक था। वह तेजी के साथ गुफा से बाहर निकल रहा था। इधर पेड़ पर बैठे ड्राइवर के होठों पर मुस्कान दौड़ गई। वह भी तेजी से पेड़ से नीचे आया और उसके पीछे चल दिया। वह बॉस तेजी के साथ खतरनाक जंगल की तरफ बढ़ रहा था। जंगल में बिना किसी खौफ के घुसता जा रहा था। जंगल घना होता जा रहा था। काफी वक्त के बाद वे एक ऐसे जंगल में गए जो अति खतरनाक कहा जाता था। वहां जाकर बॉस एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और इधर उधर देखा। उसी क्षण ड्राइवर फुर्ती के साथ एक अन्य पेड़ की बैक में हो गया, अतः वह बॉस को न दिख सका। जब बॉस को इत्मीनान हो गया कि आसपास कोई नहीं है, तो उसने पेड़ की जड़ में उभरे हुए स्थान पर पैर रख दिया और उसी के साथ पेड़ की एक तरफ की छाल एक तरफ को हट गई और वहां एक सीक्रेट दरवाजा बन गया। पेड़ वहां से खोखला था। वहां लोहे की सीढ़ियां नजर आ रही थी। बॉस तेजी से उतरा और अंधेरे में विलीन हो गया। ड्राइवर ने यह देखा और मुस्कुराया, मानो यह उसके लिए साधारण सी बात हो गई। वह उसी पेड़ के करीब पहुंचा और उसी तरीके से उसने दरवाजा खोला और लोहे की सीढ़ियों पर कदम रखा। पहली सीढ़ी अंदर को धंस गई। उसके अंदर धंसते ही पेड़ की छाल स्वयं अपने स्थान पर आ गई। दरवाजा बंद होते ही सीढ़ियां अंधेरे में खो गई। ड्राइवर ने फौरन अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और सावधानी के साथ सीढ़ियां तय करने लगा। वे सीढ़ियां पत्थरों को तराश कर बनाए गए एक हॉल में खड़ा था। हॉल के एक कोने में स्प्रिट लैंप जल रहा था। तभी उसे वह बॉस चमका जो हॉल के दूसरे कोने से बाहर जा रहा था। ड्राइवर उसी के पीछे लपका और ज्यों-ज्यों वे आगे बढ़ते जा रहे थे, त्यों-त्यों गैलरी संकरी होती जा रही थी। और फिर ड्राइवर ने उस बॉस को एक पत्थर पर लटकते देखा और तभी वहां घर्र की ध्वनि उत्पन्न हुई और विशाल पत्थर अपने स्थान से हट गया। बॉस फुर्ती के साथ उस स्थान में समा गया। ड्राइवर भी झपटा, लेकिन तब तक पत्थर अपने स्थान पर वापस आ गया था। ड्राइवर उसे खोलने ही जा रहा था कि पत्थर के पीछे से उसे बॉस की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। हेलो हेलो हेलो, कॉमरेड चिनली, कॉमरेड चिनली। यस कॉमरेड, आई एम ब्लैक जीरो स्पीकिंग। बॉस का स्वर सुनाई दिया। ड्राइवर जान गया कि बॉस यानी ब्लैक चीते चीनी एजेंट है। रिपोर्ट ब्लैक जीरो ओवर। यह प्रश्न दूसरी तरफ से पूछा गया था। फिर स्वर उभरा। सर, यहाँ पर मैंने आपकी आज्ञा अनुसार विकास को गिरफ्तार कर लिया था। ओवर। था से क्या मतलब? ओवर। दूसरी तरफ से चौंकने का स्वर। सर, हमने उसे गिरफ्तार कर लिया था और गोली मारने ही जा रहे थे कि फिर क्या हुआ? जल्दी बको। ओवर। वह आवाज चीखी। सर,
जैसे ही मैं गोली मारने जा रहा था, न जाने कहां से एक व्यक्ति टपक पड़ा और वह विकास को मेरे पंजे से निकाल ले जाने में सफल हो गया। ओवर। क्या बकते हो? ओवर। आवाज में अत्यधिक क्रोध था। मैं सही कह रहा हूं सर। ओवर। देखो, अगर तुम अपने अभिनय में असफल हो गए तो चीन में तुम्हारे लिए मौत के अलावा दूसरी सजा नहीं है। और देखो, याद रखना, विकास लोमड़ी से भी अधिक चालाक व्यक्ति का नाम है। वह कई बार हमारे देश के दांत खट्टे कर चुका है। उसे यही न मारा जा सका तो फिर वहां तो उसका देश है। ओवर। आवाज बंद होते ही ब्लैक जीरो बोला, आजकल यहाँ विकास की स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है सर। सारे देश की पुलिस उसकी तलाश में है। ओवर। भांग पीकर बोल रहे हो क्या? विकास भारत के लिए जान दे सकता है, फिर वह भला फाइलें चोरी कैसे कर सकता है? अविश्वसनीय स्वर सुनाई दिया। उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है सर। ओवर। असंभव। आपको यकीन नहीं आ रहा सर? जहां से फाइल चोरी हुई है वहां स्वयं विकास के फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं। खैर, असंभव सा लगता है, लेकिन तुम सावधान रहना। ओवर। सर, विकास पुलिस से भागता फिर रहा है। उसने स्वयं अपने फादर रघुनाथ को गोली मार दी। ओवर। खैर, अगर हकीकत में स्थिति यह है तो इस वक्त विकास को मारने का गोल्डन चांस है। अगर वह भरे बाजार में भी मिल जाए तो गोली मार दो। ओवर। ओके सर। ओवर। और हाँ, तुम उन गुप्त फाइलों को हासिल करने का प्रयास करो। ओवर। ओके सर। ओवर। अच्छा ब्लैक जीरो, काम सावधानी से करना। एंड ऑल ओवर। दूसरी तरफ की आवाज के साथ संबंध विच्छेद की ध्वनि भी आई। इस वार्तालाप से ड्राइवर जानता था कि विकास अनेकों बार चीन में चीन अधिकारियों की नाक के नीचे से अपने अभियान में सफल हुआ है और चीनी अधिकारी हाथ मलते रह जाते हैं। चीन सरकार ने विकास की मौत पर एक बड़ा इनाम रखा हुआ है और ब्लैक जीरो उसी पुरस्कार के लालच में यहाँ आया है और राजनगर आकर उन व्यक्तियों को खोजा जो विकास को इस दुनिया में नहीं देखना चाहते थे। उन व्यक्तियों के जरिए उसने विकास पर कितने ही प्राण घातक हमले करवाए, परंतु किसी न किसी तरह विकास बच निकलता था। लेकिन अब ब्लैक जीरो अकेला था और अकेला ही विकास से टकराना चाहता था। अभी ड्राइवर यह सोच ही रहा था कि पत्थर अपने स्थान से हटता चला गया। ब्लैक जीरो ने ड्राइवर को देखा और चौंक कर बोला, तुम? वैसे ही जरा घूमने चलाया था। ब्लैक जीरो का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और फुर्ती के साथ एक बड़ा पत्थर जिसके पीछे ड्राइवर खड़ा था उसके ऊपर धकेल दिया। लेकिन ड्राइवर बहुत सावधान था। वह फुर्ती के साथ बच गया और एक तरफ खड़ा आराम से मुस्कुरा रहा था। एकाएक ब्लैक जीरो पलटा, ड्राइवर पर जंप लगा दी, लेकिन ड्राइवर फुर्ती के साथ अपने स्थान से हट गया और बेचारे ब्लैक जीरो को सिर्फ पथरीली धरती ही मिली। उसका चेहरा पत्थरों से टकराया था। परिणाम स्वरूप जगह जगह से रक्त बहने लगा, लेकिन वह एक झटके के साथ खड़ा हो गया। यह खड़ा होना उसके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुआ, क्योंकि ड्राइवर ने उस पर जंप लगाई थी और परिणाम स्वरूप उसे भी पत्थर ही मिले। वह भी गिरते ही उठा। उसके चेहरे पर भी स्थान स्थान से रक्त की धाराएं बह रही थी, लेकिन उसके होठों पर अब भी सदा वाली मुस्कान थी। एक बड़ा संयोग, दोनों एक साथ ही एक दूसरे को फ्लाइंग किक मारने के इरादे से उछले। फ्लाइंग किक से फ्लाइंग किक टकरा कर रह गई और वे दोनों धड़ाम से फर्श पर जा गिरे। लेकिन दोनों ही मानो एक ही मशीन के पुर्जे हों, एक ही साथ खड़े हो गए और फिर दो जवान प्रतिद्वंदियों की भांति एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के चेहरे रक्त रंजित थे। ब्लैक जीरो ड्राइवर को खूनी नजरों से देख रहा था, जबकि ड्राइवर के होठों पर वही चिर मुस्कान थी। सहसा ब्लैक जीरो का हाथ उसके जबड़े की तरफ आया। उसने उसका हाथ बाएं हाथ पर रोका और दाएं हाथ का एक शक्तिशाली घूंसा उसके जबड़े पर रसीद किया। ब्लैक जीरो पलटकर फर्श पर गिरा और फुर्ती के साथ बड़ा हो गया। इस बार उसके हाथ में खतरनाक किस्म का रामपुरी चाकू था। आंखें लाल, रक्त रंजित चेहरा, हाथ में खतरनाक किस्म का चाकू लेकर ब्लैक जीरो अत्यंत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन होठों पर चाकू को देखकर मुस्कुराहट बिखर गई और बोला, यह फाउल है बेटे चीनी चमचे। लेकिन ब्लैक जीरो ने उसके शब्दों पर कोई ध्यान न दिया और खतरनाक ढंग से हाथों में चाकू घुमाता हुआ उसकी तरफ बढ़ गया। ड्राइवर उसी अनुपात में पीछे हटता जा रहा था। सहसा ब्लैक जीरो ने खतरनाक ढंग से जंप ली
और चाकू का वार ड्राइवर के सीने पर किया। ड्राइवर ने एक तेज झुकाई दी और ब्लैक जीरो की पीठ पर पहुंच गया। इधर ब्लैक जीरो तीव्र गति से घूमा और चाकू का वार ड्राइवर पर किया, परंतु ड्राइवर की तीक्ष्ण दृष्टि से तो विद्युत की एक तरंग भी नहीं बच सकती थी। फिर भला वह तो इंसानी हाथ था। उसने ड्राइवर की चाकू वाली कलाई हवा में ही पकड़ ली और दोनों अपनी संपूर्ण शक्ति से चाकू को एक दूसरे की तरफ धकेलने का प्रयास कर रहे थे। उस समय चाकू की चमचमाती नोक ब्लैक जीरो के चेहरे को स्पर्श करने जा रही थी। ब्लैक जीरो ने अपना शरीर चाकू से बचाने के लिए पीछे किया। सहसा ब्लैक जीरो ने अपनी संपूर्ण शक्ति को समेटा और एक तीव्र झटका दिया। एक ही झटके में चाकू ड्राइवर के चेहरे से स्पर्श करने लगा। ड्राइवर के होठों की मुस्कान गहन और जहरीली होती जा रही थी। ब्लैक जीरो संपूर्ण शक्ति से चाकू उसकी ओर धकेल रहा था। अचानक ड्राइवर ने एक विचित्र हरकत की। उसने एकदम ब्लैक जीरो की कलाई छोड़ दी और अपने स्थान से हट गया। परिणाम जो होना था वही हुआ। न्यूटन की गति का नियम है कि प्रत्येक क्रिया के विरुद्ध समान प्रतिक्रिया होती है, और अगर सामने वाला बल हटा दिया जाए तो बल लगाने वाला व्यक्ति उधर ही गिर जाता है जिधर वह बल लगाता है। जैसे कुएं से पानी खींचते समय अगर सहसा रस्सी टूट जाए तो पानी खींचने वाला पीछे गिर जाता है। और यहाँ तो साक्षात ब्लैक जीरो के विपरीत ड्राइवर की शक्ति लग रही थी और अचानक ही वह हट गई। परिणाम स्वरूप ब्लैक जीरो तीव्र वेग से मुंह के बल पत्थरों से टकराया। ड्राइवर आराम से खड़ा मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल ब्लैक जीरो उछलकर खड़ा हो गया। भयानक ढंग से चाकू हवा में लहराता आगे बढ़ा। अचानक ड्राइवर ने उसका चाकू हाथ से निकालकर गुफा की छत से टकराया, लेकिन ब्लैक जीरो ने भी यहाँ एक करिश्मा दिखाया। जैसे ही चाकू उसके हाथ से निकला, उसने ड्राइवर की टांग थामी। ब्लैक जीरो ने उसको हवा में ही लपक लिया और अत्यंत फुर्ती के साथ ड्राइवर पर वार किया। खच! इस बार उसका वार खाली नहीं गया। चाकू ड्राइवर की बाईं भुजा में लगा, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक कराह निकली। ड्राइवर के चेहरे पर क्रोध के भाव उभर आए। उसने भयानक ढंग से उछलकर एक टक्कर उसके पेट में रसीद की। ब्लैक जीरो पीछे हटा, तभी उसकी कनपट्टी से घूंसा टकराया। वह चीखा। ड्राइवर उस पर पूरी तरह छा गया। ड्राइवर ने एक झटके के साथ उससे चाकू छीन लिया और मुस्कुराकर बोला, अभी तुम्हें मारूंगा नहीं बेटे ब्लैक जीरो, अभी तुमसे काफी काम है। और ये शब्द कहकर कान के पास की न जाने कौन सी नस दबाई और उसे बेहोश कर दिया। ड्राइवर ने अपनी अंतिम दृष्टि ब्लैक जीरो पर डाली और उठा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।